नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश और स्वागत करता हूं आज की दूसरी वीडियो में। दोस्तों, आज अभी हम करने वाले हैं बीएड सेकंड ईयर, यानी आपकी जो स्पेशल बीएड मेंटल रिटार्डेशन से चल रही है उसका जो सेकंड पेपर है सेकंड ईयर का। ये है एजुकेशनल इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज का जो पेपर है उसको पूरा करेंगे अभी, क्योंकि कल या परसों आपका पेपर होने वाला है। तो इसके कंप्लीट नोट्स एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। गाइज, आई वांट टू क्लियर वन थिंग विद यू ऑल्सो कि आप कंफ्यूज मत होइए कि जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी जो पार्ट हैं, उसके अंदर आपका डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन का और क्रॉस डिसेबिलिटी का ऑप्शन दिया जाता है कि 5 या 6 पेपर में से आपको कौन सा करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको एबीए का या जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का है उन दोनों में से करवाया होगा जहाँ तक मुझे पता है। एंड सेकंड में आपको करवाया जाता है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको एक ही चूज करना है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। और अभी करते हैं अपन सेकंड पेपर एजुकेशनल इंटरवेंशन वाला। तो बिना किसी देरी के अभी शुरू कर देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन साथियों के साथ जो पूरे साल नहीं पढ़े और अब पढ़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो उनके काम की हेल्पफुल हो सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के पेज पे। तो आप सबसे पहले अपना जो सिलेबस है वो खोल के अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि हम जो कवर करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और अभी अगर आपने यहीं से स्टार्ट किया है तो मैं बता दूं आपको, हम कर रहे हैं एजुकेशनल इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजी टीचिंग स्ट्रेटजीज वाला पेपर। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है इंटरवेंशन। ठीक है, तो इंटरवेंशन वाला टॉपिक कर रहे हैं। उसका जो पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, रेशनोले, स्कोप, एडवांटेज एंड अर्ली इंटरवेंशन। तो ये जो है ये पहला ही टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार की जो विकलांगता होती है उससे ग्रसित अगर बच्चा है, तो अगर हम जन्म लेते ही, अर्ली इंटरवेंशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे, बट मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाऊं तो ये होता है कि जो जब बच्चा जन्म लेता है तो अगर हम जितनी जल्दी हो उसके उसके माइलस्टोन्स को देख ले, डेवलपमेंट को देख के, कुछ भी देख के हम अगर पता लगा लेते हैं कि बच्चा डिले है या किसी प्रकार की कोई कंडीशन के साथ है, तो हम उसको इफ़ेक्टिव तरीके से स्ट्रेटजी लगाकर बहुत सारी जो टेक्निक्स होती हैं, थेरेपीज़ वगैरह होती हैं, उनके द्वारा हम बच्चे की जो कमी है उसको धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन का मतलब यही होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं, जो विकलांगता के साथ पैदा होते हैं, उनके साथ उनका पता लगाना और उनके साथ कार्य करना। ठीक है, बाकी आप जो कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस अगर पढ़ना चाहते हो तो ये जो नोट्स हैं इसको आप स्पीड कम करके, जहाँ से आप वीडियो की क्वालिटी सेट करते हो वहीं ऊपर स्पीड का आता है, 1x की बजाय 0.5x करके आप इसको नोट्स को भी पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन बात थी मैंने बता दी। और जो अर्ली इंटरवेंशन है, जो हमारे डेवलपमेंटल एरियाज होते हैं जैसे कोग्निटिव, फिजिकल एरिया, इमोशनल एरिया, सोशल एरिया, और जो हमारे लैंग्वेज का एरिया होता है, मेनली जो 5 एरिया होते हैं डेवलपमेंट के, उनको असेस करके फिर आगे काम किया जाता है। जो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज हैं वो दोस्तों रेमेडियल और प्रिवेंटिंग नेचर की होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि उपचार करते हैं और प्रिवेंट करते हैं, यानी जो डिसेबिलिटी या जो भी विकलांगता या जो कंडीशन बच्चे में ऑलरेडी है उसको आगे और ज़्यादा बढ़ने से रोका जाता है। नेक्स्ट आप ये पढ़ ही लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। इसमें सब कुछ है, कॉन्सेप्ट वगैरह, सिग्निफिकेंस, रेशनोले ऑफ अर्ली इंटरवेंशन भी आपको ये दिया गया है। यानी कि रेशनोले ये होता है कि जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं, ठीक है, वो जो सीखते हैं, ज़्यादातर क्या लगभग बच्चे होते हैं वो सीखते हैं किस में,
जो हमारी 5-6 वर्ष तक की एज होती है उसमें सीखते हैं। और अर्ली इंटरवेंशन का मकसद ये होता है कि जल्दी से जल्दी बच्चे की कंडीशन का पता लगाकर उसकी जो शुरुआती स्टेज होती है, ठीक है, शुरुआती स्टेज में ही अगर हम ध्यान दे लें तो विकलांगता को या कंडीशन को हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो रेसनोले जो है इसको भी आप पढ़ सकते हैं धीरे धीरे। बाकी इसमें भी ज़्यादा कुछ लॉजिक वाली या कुछ ऐसा बात है नहीं। ये सब कुछ मान लीजिए आपको अर्ली इंटरवेंशन एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, आप इनको समझ सकते हैं। अब आता है अर्ली इंटरवेंशन का एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज वही है कि जो बच्चे का डेवलपमेंटल होता है, डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और जो और ज़्यादा डिसेबिलिटी आने के चांसेस होते हैं उनका प्रिवेंशन होता है। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो अर्ली इंटरवेंशन होता है वो रेमेडियल और प्रिवेंटिव नेचर का होता है, तो उसको और अधिक ज़्यादा रोकने में मदद करता है, बढ़ने से रोकने में मदद करता है। बाकी ये असिस्टेंट सपोर्ट फैमिलीज़ को एम्पावर करने में भी मदद करता है, उनकी भावनात्मक रूप से उनको थोड़ा ये होता है कि हाँ हमारा बच्चा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उनको भावनात्मक रूप से भी मजबूत करने का कार्य करता है। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन में सभी प्रकार के जो मतलब कार्य किए जाते हैं, ये नहीं कि बच्चे के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है, बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे की फैमिली को भी सपोर्ट किया जाता है। बाकी उसकी लाइफ को ओवरऑल इम्प्रूव करने के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश की जाती है। ये आप क्वेश्चंस या जो नोट्स हैं वो पढ़ सकते हैं। फिर आगे धीरे धीरे ये आप एडवांटेज पढ़ लेना, इसके ज़्यादा यही है मेन एडवांटेज मैंने बता दिया। डेफिनेशन अर्ली इंटरवेंशन की ये तो कोई पूछेगा नहीं, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन बेसिकली यही होता है कि एक प्लान प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में जितना जल्दी हो सकता है वो शुरू कर दिया जाता है। जो बच्चे डिले होते हैं उनका पता लगाकर उनके डेवलपमेंट में, उनके सुधार करने की दिशा में, जो हमारे डेवलपमेंटल एरियाज होते हैं उनमें सुधार करने के लिए जितनी जल्दी सर्विसेज या थेरेपी वगैरह स्टार्ट हो जाती है वही अर्ली इंटरवेंशन होता है। अब स्कोप क्या है। स्कोप ये है कि इन्वायरमेंटल रिस्क के, यानी इसका मतलब ये है अर्ली इंटरवेंशन किस किस को दिया जा सकता है, किस क्षेत्र में स्कोप है, ये मेन बात ये है। इन्वायरमेंटल रिस्क का मतलब ये होता है जो पुअर न्यूट्रिशन के जो बच्चे होते हैं जिनका पोषण पूरा नहीं होता, वो उनमें भी आपने कोज पढ़े होंगे डिसेबिलिटी के, उनमें आता है कि अगर बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो भी डिसेबिलिटी आने के चांसेस हो जाते हैं। तो पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस वाले सिंगल पेरेंट, पुअर मोटर इंटीग्रेशन वाले, स्टिमुलस की कमी होती है उसमें भी मतलब काफ़ी है। जो इन्वायरमेंटल से जुड़े हैं ऐसे बच्चे, यानी ओवरऑल बात यही है, बच्चा अगर डिले है किसी भी एरिया में तो उसके साथ हम कर सकते हैं। फिर आता है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती हैं दोस्तों जो सेरेब्रल पाल्सी हो गया, ऑटिज्म, एपिलेप्सी, मेंटल डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, सेंसरी इम्पेयरमेंट और जो मेंटल रिटार्डेशन है, ये सारी इसमें आती हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में। बायोलॉजिकल रिस्क वाले आ जाएंगे। बायोलॉजिकल मतलब जिसमें किसी बच्चे में आपने सुना होगा बहुत कम वजन का होता है, कोई 7-8 महीने में ही हो जाता है, यानी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, किसी के जन्म के टाइम इंजरी हो जाती है, कोई बच्चा रोता नहीं है। सारी बायोलॉजिकल, रोने वाला इसमें नहीं आएगा, वो दूसरे में चला जाएगा, पर बायोलॉजिकल में यही आते हैं। इंजरी वगैरह हो गई, सर में चोट लग जाना, गिर जाना, ऐसी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट आईपी पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं। अभी जो आपका इंटरवेंशन का टॉपिक है इसमें अगर आपके पास सिलेबस है तो आप देख लीजिए। पहला जो है कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, रैशनल, स्कोप, एडवांटेज ऑफ अर्ली इंटरवेंशन हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। तो अर्ली इंटरवेंशन के दोस्तों मुख्यतः 3 टाइप होते हैं, जिसमें आपको बताया गया होगा कि एक होता है होम बेस, दूसरा होता है सेंटर बेस, तीसरा होता है मिक्स्ड। यानी होम बेस में ये होता है कि जो स्पेशल जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो घर पे आके बच्चे के साथ काम करते हैं।
घर वालों को सिखा के जाते हैं, उनको सभी सर्विसेज घर पे उपलब्ध करवाते हैं। मेन बात ये, ठीक है। सेंटर बेस्ड ये है कि बच्चे को आपको सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा, वहाँ उसका ट्रीटमेंट होगा, वहाँ जो भी थेरेपी वगैरह होगी वहीं होगी। तीसरा है मिक्स वाला। मिक्स वाले में ये होता है कि आपको बच्चे को हॉस्पिटल सेंटर जहाँ भी हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में एक बार वहाँ लेके जाना होगा, उसकी थेरेपी चलेगी। वो आपको जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको सिखाते हैं, फिर 5-7 दिन में घर वाले घर पे ही उसके साथ काम करते हैं, और काम करने के बाद में फिर से 5-7 दिन बाद में उसको लेकर जाते हैं। मतलब यही रूटीन उनका चलता है। तो टाइप्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन में 3 होते हैं, होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड और मिक्स वाला, ठीक है। 3 होते हैं, ये भी उम्मीद है अच्छे से, क्योंकि इतना ही आता है, इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है। टाइप्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन समझ गए होंगे आप लोग। तीसरा है इंटरवेंशन टेक्निक्स, ठीक है दोस्तों। तो इंटरवेंशन की अगर टेक्निक्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें काफ़ी प्रकार की टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो अगर आप मुख्यतः बात करें कि इंटरवेंशन मेंटल रिटार्डेशन से कर रहे हैं हम, तो इसमें स्पेशल एजुकेशन देते हैं। टेक्निक्स से हमारा तात्पर्य ये रहेगा यहाँ पे कि हम कैसे करते हैं। मेनली तो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन ही होता है, क्योंकि जो भी डिले बच्चा होता है, जो भी किसी भी, अगर मान लीजिए कोई भी रिस्क है, किसी भी प्रकार का डिले जो बच्चा है, वो थेरेपी के द्वारा ही सही होता है। थेरेपी के अंदर आ जाती है हमारी, जो अगर छोटा बच्चा है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, अगर मान लीजिए अगर मोटर लोकोमोटर वगैरह है, मोटर से संबंधी कोई भी समस्या है तो उसमें आ जाएगा। फिर जो हमारी स्पेशल एजुकेशन है, ये भी एक तरह की थेरेपी है इसमें। फिर बाकी वेव थेरेपी, डांस, म्यूज़िक, ये काफ़ी मतलब बड़े बच्चों के, पर ये भी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के अंदर आती हैं। मुख्यतः होती है जो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन होती है, इसमें आती है जो ओटी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, वो आती है। इसकी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, वो आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। मुख्य तो होती हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी वगैरह, ये भी होती हैं, इनके साथ साथ ही चलती हैं। अर्ली इंटरवेंशन में जो स्पेशल एजुकेशन, इन सब का एक कॉम्बो होता है, ट्रेनिंग होती है, उसको साथ में काम किया जाता है। बाकी जो थेरेपेटिक इंटरवेंशन होती है, इसकी कुछ काफ़ी उन्होंने टेक्निक्स दी हैं, जैसे काबट एंड नोट टेक्निक, रूट टेक्निक, बोबाद टेक्निक। मतलब ये आपने नाम शायद ही सुने हो, बट इनका आपके कोई काम है नहीं, इसलिए हम भी ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन। अर्ली इंटरवेंशन में रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन किस प्रकार की जाती है, कैसे ये उपयोगी है, ये सभी मतलब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ मैं ये बता देता हूँ आपको कि जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है वो क्यों ज़रूरी है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस ज़रूरी इसलिए है, मान लीजिए प्रोफेशनल्स होते हैं, स्पेशल एजुकेटर भी प्रोफेशनल में आते हैं, या फिर जो भी फिजियोथेरेपिस्ट, ओटी, पीटी, स्पीच थेरेपिस्ट, जिसके पास भी बच्चा सर्विसेज लेता है, या फिर कोई भी डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, जो भी है, उसके पास अगर मान लीजिए बच्चा सर्विस लेता है, मान लीजिए एक शहर है, जयपुर शहर के अंदर बच्चा सुविधाएं ले रहा है, ठीक है। फिर मान लीजिए किसी कारणवश दूसरे शहर में उसको अगर शिफ्ट होना पड़ गया, तो जो प्रोफेशनल उसके साथ काम कर रहे थे वो तो उसके साथ नहीं जा सकते। तो जो रिकॉर्ड होता है कि भाई इसका स्पेशल एजुकेशन में ये चल रहा है, ये गोल सेट हैं, ये है, ओटी में इसका ये सेशन चल रहा है, इसके अभी ये गोल पे काम हो चुका है, ये सिखाना है, ये असेसमेंट है। मतलब इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे प्रोफेशनल्स भी पढ़ सकें, और जहाँ तक बच्चे के ऊपर काम हो चुका है उससे आगे काम शुरू कर सके। इसलिए मुख्य तो होता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस, और जो डॉक्यूमेंटेशन होती है इसका मुख्य यही होता है। आज जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं वो काफ़ी टाइम के बाद भी हम देख सकते हैं, और कोई भी जो प्रोफेशनल व्यक्ति या कोई भी जो मान लीजिए अगर किसी को सबूत चाहिए कि हाँ भाई इस बच्चे का क्या चल रहा है क्या नहीं, तो हम रिकॉर्ड मेंटेनेंस या रिकॉर्ड जो होते हैं उसके थ्रू हम उसकी असेसमेंट, इवेलुएशन वगैरह वो सब
दिखा सकते हैं। वैसे हम वर्बली अगर किसी को बताते हैं तो उससे काम नहीं चलता है। मेन बात यही है। इसको अब आप स्कूल वगैरह से कनेक्ट करके जो भी आपको इतना पता होगा जर्नल से जोड़ के आप इस टॉपिक को भी अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीकेशन ऑफ अर्ली इंटरवेंशन फॉर प्री स्कूल इंक्लूजन। ठीक है, अब बात है इम्प्लीकेशन कैसे करें। जो अर्ली इंटरवेंशन है इसका प्री स्कूल वगैरह में कैसे इम्प्लीमेंट करें इस चीज़ को। ठीक है, तो बात ये है कि ये जो प्रोग्राम होते हैं ये काफ़ी हद तक प्री स्कूल वगैरह, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन छोटे बच्चों के ऊपर ही होता है, इसलिए ये काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, और इससे ये होता है कि जो प्रिवेंस डिसेबिलिटी है उसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको और अधिक बढ़ने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध होते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे बच्चा डिपेंडेंट होने लग जाता है, खुद में इंडिपेंडेंट होने लग जाता है, सॉरी, खुद में इंडिपेंडेंट होने लग जाता है। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी लेवल पे और प्री स्कूल लेवल पे इंटरवेंशन प्रोग्राम से कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं वो किन एरियाज में देखे जाते हैं। तो जो इंटेलिजेंस है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाती है इससे। टाइम जो इनरोलमेंट का टाइम है, ठीक है, एक होता है ना कि बच्चे आते ही नहीं स्कूल, इस प्रोग्राम से अर्ली इंटरवेंशन से एडमिशन ज़्यादा होने लग जाते हैं। एक ये होता है कि बच्चा बार बार उसी क्लास को रिपीट कर रहा है, तो इसमें भी कमी आई है। बच्चों की हेल्थ न्यूट्रिशन इसमें भी देखने को मिला है फ़ायदा, और इसी के साथ सोशल और इमोशनल जो बिहेवियर होता है बच्चों का उनमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। बाकी बच्चों का जो घर का इन्वायरमेंट है, उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। अब इंक्लूसिव सेटअप में अगर बात करते हैं कि इंक्लूजन में कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो सरकार बहुत सारे ऐसे कानून बना रही है। आपको पता होगा अभी इंक्लूजन चल रहा है, सभी सीबीएसई स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर का भी प्रावधान है, और जो गांव होते हैं, आंगनवाड़ी होते हैं, इनमें सभी में अर्ली इंटरवेंशन का जो प्रोग्राम है वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यही है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या ये है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों वो है आईईपी। आईईपी जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, और यहाँ फिर से आईईपी का टॉपिक दिया गया है। तो आईईपी में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो है इंडिविजुअल जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसमें पहला टॉपिक है नीड, इम्पोर्टेंस एंड हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव ऑफ आईईपी। ठीक है, तो नीड और इसकी जो हिस्ट्रिकल प्रोस्पेक्टिव है इसकी बात हम करते हैं। इससे पहले क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू होने वाला है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईईपी की फुल फॉर्म की। तो ये होती है इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। अगर आप पूछ लेता है आईटीपी की फुल फॉर्म, तो वहाँ हो जाता है टी फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर बात कर लेता है आईपीपी की, तो वो होता है इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम प्लानिंग। अगर आपसे पूछ लेता है आईवीटीपी, ध्यान दीजिएगा, आईवीटीपी इंडिविजुअलाइज वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। 3-4 फुल फॉर्म बताई हैं, ध्यान से सुनना, याद रख लेना, आ भी सकता है। तो अब पूछते हैं आईपी होता क्या है। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रख लेना, ये एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है। अगर बात करें आईपी को, अगर मान लीजिए कहें कि वर्बली मैंने कुछ आपको बता दिया, तो वो आईपी हो ही नहीं सकती। सबसे पहला जो रूल है आईपी का, ये होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट। और अब ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये तैयार किया जाता है जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीम होती है उसके द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट, यानी बच्चे के लिए जो उचित होते हैं, उसके फ़ायदे के लिए जो टेक्निक्स होती हैं, उन सब को उसमें मेंशन होता है कि क्या इसका प्रोग्राम बनाया जाए, क्या इसके गोल्स लिए जाएं, सब कुछ इसके अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। आईपी इज ए रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय टीम ऑफ पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन प्रोग्राम टू एवरी हैंडीकैप चिल्ड्रन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी जो हिस्ट्री है। इम्पोर्टेंस तो मैंने बता ही दिया कि इसमें सब कुछ मेंशन होता है कि भाई कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे,
बच्चे के लिए क्या गोल्स होंगे, बच्चे की क्या असेसमेंट है, बच्चे को आज क्या आता है क्या नहीं आता है, बच्चे में क्या प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं, क्या स्किल बिहेवियर हैं, बच्चा आज क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, सब कुछ उसके अंदर मेंशन किया जाता है। तो ये भी इसकी इम्पोर्टेंस में हम लिख सकते हैं। और सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है इसकी, क्योंकि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आती है हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव। हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव में ज़्यादा कुछ नहीं, स्पेशल एजुकेशन का आपको पता ही है। इटार्ड नाम के व्यक्ति ने जो एवरोन के जंगलों में जो बच्चा रॉकी नाम का बच्चा मिला था, वहाँ से शुरू होकर काफ़ी आगे तक मोंटेसरी वगैरह इन सब को करते हुए आती है। तो बात करें आईपी की, तो आईपी सबसे पहले जो है वो 1975 1975 में यूएसए का एक एक्ट था, ये याद कर सकते हैं, PL 94 142 जो एक्ट था, उसके तहत आईपी उसके तहत आईपी लिखने का जो ये है प्रावधान किया गया। यूएसए के अंदर PL 94 142 एक एक्ट है। ये धारा वगैरह कुछ ऐसे है, मुझे कंफर्म नहीं है, धारा ही होगी शायद। हाँ, तो उसके अंदर ये है, और उसके अंदर एक आइडिया है, इंडिविजुअलाइज डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, यानी जो सभी इंडिविजुअलाइज डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट का मतलब ये है कि जितने भी विकलांग आदमी हैं उनको सबको शिक्षा का अधिकार है। और इसके तहत फ्री एंड अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन का भी सिद्धांत आया। वो एक्ट वगैरह कुछ लगा लो कि आया, धारणा आई कि सभी जितने भी व्यक्ति हैं उनको सबको फ्री और अप्रोप्रिएट एजुकेशन दी जाएगी। जो आईपी होती है दोस्तों, इसका ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एमसीक्यू, कि किसके ऊपर बेस होती है, तो ये बेस होती है इंडिविजुअलिटी के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी के ऊपर आईपी बेस होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है स्टेप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ आईपी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में कंपोनेंट है आपके, तो पहले कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ आईपी की अगर बात करें तो इसके 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला है केस हिस्ट्री, दूसरा असेसमेंट, थर्ड है सेटिंग ऑफ एनुअल गोल्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फोर्थ है मेथड एंड मटेरियल रिक्वायर्ड टू सेट गोल्स, एंड फिफ्थ है एवेल्युएशन। ठीक है, तो दोस्तों इनके बारे में आपने पढ़ रखा है, एक बार थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। केस हिस्ट्री का मुख्य मतलब, मोटा मोटा मतलब ये होता है, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे की, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, बच्चे के माता पिता का नाम, घर परिवार के बारे में जानकारी, कितने भाई बहन हैं, ये माता की शादी कब हुई, पिता की शादी कब हुई, ब्लड ग्रुप में तो नहीं हुई, बच्चे का पोषण कैसा था, बच्चे को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, बच्चा पैदा कहाँ हुआ, उसको अभी तक जब आपके पास बच्चा आया है उससे पहले कहाँ कहाँ बच्चे को डॉक्टर से दिखा चुके हैं, कौन कौन सी थेरेपी ले चुके हैं, और काफ़ी चीज़ें, मतलब ये जो आज से पहले की जो बैकग्राउंड की हिस्ट्री है वो सब केस हिस्ट्री में आता है। नेक्स्ट है असेसमेंट। असेसमेंट आपको पता है बच्चे का करंट लेवल जानना होता है, बच्चे को आज के टाइम में क्या आता है क्या नहीं आता है, बच्चे में क्या क्या स्किल बिहेवियर है, क्या क्या प्रॉब्लम बिहेवियर है, क्या कुछ, मतलब उसको बस सिर्फ जानना। असेसमेंट मतलब होता है आपको सिर्फ जांच करनी है बच्चे को आता है या नहीं आता, सिर्फ इतना। असेसमेंट का मेन मतलब यही होता है। ठीक है, फिर आता है तीसरा जो है कंपोनेंट है वो सेटिंग ऑफ एनुअल गोल्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। इसमें आप जो भी टूल वगैरह यूज करते हैं उसको लेकर एनुअल और स्पेसिफिक जो गोल्स होते हैं बच्चे को जो सिखाने हैं, आपने असेसमेंट कर ली, उसकी जो क्राइटेरिया हमने एबी के पेपर में पढ़ा था कि सबसे पहले हम कौन सा बिहेवियर चूज करते हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर को एनालिसिस किया था हमने, उस बेस पे हम बच्चे को गोल्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे की एज और मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, बच्चा कहाँ रहता है, उसको किस चीज़ की नीड के अकॉर्डिंग, बेसिकली हम ये कह सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट गोल होते हैं उनको सेट कर लेते हैं। फिर आता है मेथड एंड मटेरियल्स। इसमें ये आता है कि हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, क्या क्या टीएलएम बनाएंगे, किस प्रकार से कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, जिससे बच्चे को हम 3 महीने में जो अपना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिया, गोल लिया अपने, ये कंप्लीट 80% एटलीस्ट हम सिखा सकें। फिर आता है इवेलुएशन। इवेलुएशन में वही होता है कि
ये फाइनल असेसमेंट होती है, मतलब हम दोबारा एक बार बच्चे को असेस करते हैं और देखते हैं कि जो हमने फर्स्ट असेसमेंट की थी और आज जो इवेलुएशन कर रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है, जो गोल लिए थे उसमें बच्चे ने कितना अचीव किया है। ये हो गया दोस्तों कंपोनेंट्स। अब बात कर लेते हैं स्टेप्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन की। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉरी दोस्तों, आईपी की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया था मेरा। तो स्टेप्स ऑफ आईपी की बात कर रहे हैं, हम भी कंपोनेंट्स पढ़ लिए। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ आईपी। तो नोट्स भी हैं, साथ साथ नोट्स भी देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, स्पीड कम करके देख लीजिए। मुख्यतः बात कर लेते हैं सीधा कंपोनेंट्स की। तो इसके 7 के आसपास कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है प्री रेफरल स्टेज। प्री रेफरल स्टेज में यहाँ जहाँ पे आईपी प्रोसेस शुरू होती है वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है, जो इंटरवेंशन प्रोग्राम चलता है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ जो पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं इसमें। पहला था प्री रेफरल, फिर आता है रेफरल स्टेज, मतलब इसमें जो भी अगर मान लीजिए इंटरवेंशन होता है उसको थेरेपी की ज़रूरत है तो कहाँ डॉक्टर्स वगैरह के पास थेरेपी लेने पास, थेरेपिस्ट के पास, किसके पास रेफ़र करना है, वो ये स्टेज में आता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। फिर मान लीजिए बच्चे को पीडियाट्रिक्स के पास रेफ़र हो जाता है। फिर आइडेंटिफाई किया जाता है उसको किस चीज़ की फर्दर नीड है, किस प्रकार की ट्रीटमेंट वगैरह की क्या चाहिए, उसका इसमें वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। फिर एलिजिबिलिटी में ये होता है कि बच्चा स्पेशल एजुकेशन, मान लीजिए अपन क्योंकि स्पेशल एजुकेटर का कोर्स कर रहे हैं जो है, तो इसमें अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी देखते हैं कि क्या ये सच में बच्चा एलिजिबल है कर स्पेशल एजुकेशन के लिए। मतलब बच्चे में इतनी कंडीशन है, इतनी कमी तो नहीं कह सकते अपन, इस कंडीशन में है कि उसको स्पेशल एजुकेशन दी जाए, या फिर काफ़ी बार ये हो जा सकता है कि बच्चे में नॉर्मल होता है बट इन्वायरमेंट वगैरह या काफ़ी इश्यूज़ के वजह से बच्चा उस क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर पाता है और जिससे हमें लगता है कि बच्चे को स्पेशल की नीड है, तो वो सब चीज़ें इसमें चेक होती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ आईपी। अब बच्चे की जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जिसमें खुद बच्चा, माता पिता, डॉक्टर्स वगैरह, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ओटी, पीटी, स्पीच थेरेपिस्ट, वोकेशनल ट्रेनर, सब कुछ मिलके बच्चे की आईपी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर 6 नंबर पे इम्प्लीमेंटेशन आता है। इम्प्लीमेंट उसको कैसे करेंगे। लास्ट होता है इवेल्युएशन, इसमें शायद इसमें लिखा नहीं है। लास्ट जो 7 नंबर पे आता है, इसकी जो स्टेप्स हैं इसमें आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन वही होता है जो हमने सीखा है नहीं किया है वो उसको याद करते हैं, असेस करते हैं बच्चे ने कितना क्या सीखा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आईईपी कंप्लीट। इससे पहले अगर हम बात करें, आपने सिलेबस खोल रखा होगा तो इसमें सिलेबस में आपके दिया है थर्ड इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम का जो टॉपिक है, इसमें थर्ड पॉइंट है डेवलपिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ आईपी फॉर पीडब्ल्यूआईडीज एंड इट्स एसोसिएटेड कंडीशन। तो दोस्तों अगर बात करें इस टॉपिक की तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हमने सीख लिया है कि आईपी हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ आईपी आपको सिखा दिया जाता है। पीडब्ल्यूआईडी का मतलब होता है पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, और एसोसिएटेड कंडीशन मतलब इसके साथ जो बच्चा सीपी है, ऑटिज्म है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये सारी एसोसिएटेड कंडीशन होती है। तो डेवलप में आईपी डेवलप करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें आपने सीख रखी है, तो इसके ऊपर ज़्यादा बात करने का मतलब है नहीं। नेक्स्ट आता है आईएफएसपी, इंडिविजुअल फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, आईएफएसपी। अब इसमें है आपके टॉपिक प्लानिंग एंड राइटिंग। तो आईएफएसपी को कैसे प्लान किया जाता है और कैसे लिखा जाता है, यही है। तो आईएफएसपी बेसिकली होता है उन परिवारों के लिए जिनमें ये जो स्पेशल बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके लिए किया जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंट है इसको, यह भी रिटन डॉक्यूमेंट की होता है। ये अब इसमें दिया गया है कि एक व्हीकल की तरह होता है जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस में
रिस्पेक्टिवली जो मैंने आइडिया एक्ट बताया था PL 94 142, उसमें ये IFSB भी दिया गया है जिस पार्ट C में, तो इसके तहत इम्प्लीमेंट किया जाता है। बाकी आप नोट्स साथ साथ चल रहे हैं, इनको भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें वही है शामिल कौन कौन हो सकता है, तो वही है जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, उसके अकॉर्डिंग ये शामिल हो सकते हैं। और ज़्यादा तो आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नोट्स आपके सामने हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ IP फॉर इंक्लूजन, ठीक है। ये आपका जो IEP का जो टॉपिक दिया गया है, इसका लास्ट वो है। अब इसमें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो IFSP है, इसके कुछ स्टेप्स भी आपको पढ़ाए जाते हैं। तो कैसे IFSP बनाएं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले फैमिली की क्या नीड्स हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज मतलब बच्चा किस इन्वायरमेंट से हैं, बच्चे की जो हम सिखाते हैं। मान लीजिए हमने प्लान बना दिया, बट जो प्लान में मेथड्स मटेरियल यूज किया गया वो फैमिली वालों के पास है ही नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखी जाती है कि फैमिली को पहले देखा जाता है कि फैमिली कैसी है, उनको सबसे पहले क्या सिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। फैमिली का क्या कंसर्न है, उस अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम तैयार किया जाता है। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा है आइडेंटिफाई द फैमिली एक्टिविटी सेटिंग, मतलब ये कि हम प्लान बना रहे हैं, उसमें जो कितना टाइम दे पा रहे हैं, डेली रूटीन फैमिली का क्या है, उस हिसाब से हम ये प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट है कंडक्ट ए फंक्शनल असेसमेंट, घर वालों की जो फैमिली है उसकी असेसमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है कोलैबोरेटिवली एक्सपेक्टेड आउटकम, यानी असेसमेंट द्वारा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी टीम के साथ कंसर्न किया जाता है कि ये रिसोर्सेज हैं, ये है। फिर उसके बाद जो आउटकम और गोल होते हैं उनको निकाला जाता है। फिर आता है असाइन इंटरवेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इसका मतलब ये होता है कि गोल वगैरह जब निकाल लिए जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की जाती है कि ये गोल आपको किसको सिखाना है, ये कैसे सिखाना है। मतलब उसमें सब कुछ प्लान, सब के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। जो भी टीम होती है उन सबको अपना अपना काम सौंप दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई स्ट्रेटजी टू इम्प्लीमेंट, यही है कि इम्प्लीमेंट कैसे करें, वो स्ट्रेटजीज वगैरह के बच्चे के अकॉर्डिंग, फैमिली सेटिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सब के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट है लास्ट में इवेलुएशन होता है, जैसे IP में इवेलुएशन होता है उसी तरह अर्ली इंटरवेंशन का जो IFSP है उसमें भी ये इवेलुएशन होता है। तो इवेलुएशन वगैरह सब सेम है। फिर आता है आपका जो लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ IP इन इंक्लूजन। तो इसका ये जैसे कि दे रखा है यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के डिसेबिलिटी के बच्चे हो सकते हैं। वो इस प्रकार भी हो सकते हैं कि मान लीजिए बच्चा रिसोर्स रूम में पढ़ रहा हो, थोड़ी देर के लिए क्लास जनरल क्लासरूम में आता हो, मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है, या फुल टाइम बैठता हो क्लास में। तो जो जनरल क्लासरूम होता है उसके जो नॉर्मल गोल्स होते हैं उसके साथ करिकुलम होता है बच्चे का चलना डिफरेंट हो जाता है। तो मतलब डिफरेंट नहीं, सॉरी, कठिन हो जाता है। तो इसके लिए डिफरेंट गोल्स, एकेडमिक गोल्स, बिहेवियरल गोल्स को अचीव करवाना होता है, क्योंकि बच्चा स्पेशल है। तो उसके लिए अलग से IP वगैरह और जो गोल्स वगैरह, बिहेवियरल गोल्स है, एकेडमिक गोल्स, वो तैयार करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल टीचर होता है और रिसोर्स जो स्पेशल टीचर होते हैं उनके कोलेबोरेशन के द्वारा ही इनको एक साथ चलाया जा सकता है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं आप बना के इंक्लूजन में, क्योंकि आपने अगर B.Ed में 2 साल पढ़ लिए हैं तो इतना तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आप इस टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। बाकी नोट्स इनको धीरे करके आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है दोस्तों वीडियो के बीच में इतना कहूँगा कि अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और लाइक तो कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि इस वीडियो को अगर आपने 3-4 बार देख लिया पेपर से पहले तो बहुत अच्छे स्कोर से आप पेपर को
पास कर जाओगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है यूनिट 2, क्योंकि इसमें जो आपका पेपर है इसमें 3 यूनिट हैं, तो अभी इसमें 2 यूनिट कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम कवर करेंगे जो 3rd और 4th यूनिट है। तो अब बात कर लेते हैं TLM की। ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, TLM पे MCQ बन सकता है। TLM क्या होता है? तो TLM होता है टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है उसको हम TLM कहते हैं। टीचिंग एड्स होते हैं, लर्निंग एड्स, फंक्शनल एड्स, ऑडियो वीडियो, सब कुछ इसी में आता है। अब बात आती हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। इसको अपन थोड़ा बाद में आगे देख लेंगे आएंगे तो, वरना प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो हमने पढ़ा था स्पेशल के फील्ड में अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ क्या बोलते हैं टीचिंग के प्रिंसिपल वही थे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, जो आपने पढ़े हैं 4-5 वही होते हैं प्रिंसिपल, और इससे अलग कुछ नहीं होता। बाकी टीचिंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। टीचिंग स्ट्रेटजीज में आपका जो ये यूनिट 2 का जो आपका पहला, दूसरा, चौथा टॉपिक है टीचिंग स्ट्रेटजीज, उसमें आपने पहला है टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस तो होता है दोस्तों किसी भी टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में, सीखने योग्य टुकड़ों में अगर आप बांटते हैं, तोड़ते हैं बच्चे की स्किल के अनुसार, वो होता है टास्क एनालिसिस। फिर आता है चेनिंग। चेनिंग में वही आता है बैकवर्ड चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग, मतलब एक श्रृंखला में सिखाना। फिर आता है शेपिंग। शेपिंग का मतलब ये होता है कोई भी नया बिहेवियर स्किल बच्चे में शेप करना, मतलब उसको सिखाना। मॉडलिंग आता है, मतलब पहले मॉडल करके दिखाएगा फिर बच्चा सीखेगा उसके पीछे पीछे, ये मॉडलिंग टेक्निक है, स्ट्रेटजी है। फिर प्रोम्प्टिंग में हम बच्चे को प्रॉम्प्ट देते हैं, मतलब कोई भी स्किल सिखाते हैं तो उसको सीखने में हम उसकी हेल्प करते हैं, जैसे वर्बल प्रॉम्प्ट, फिजिकल प्रॉम्प्ट, गेस्चर, ये सारी प्रॉम्प्टिंग होती है। फेडिंग एंड रेनफोर्समेंट आपको बताया, आपको ABA वाले पेपर में मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ, फेडिंग भी बता चुका हूँ। धीरे धीरे हम उसको हटा लेते हैं। अब बात आता है रोल प्ले। तो रोल प्ले का मतलब ये होता है कि खेल खेल में आप किसी की भूमिका निभाते हैं। जैसे आपको डॉक्टर के बारे में सिखाना है तो आपने स्कूल्स वगैरह में देखा होगा कि जब बच्चे प्ले करते हैं तो कोई डॉक्टर की भूमिका निभाता है, कोई टीचर की भूमिका निभाता है। तब इसका मतलब मेन बात ये है कि जब भूमिका निभाते हैं तो बच्चा उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान कर लेता है, उस चीज़ को जीता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इससे वैसा ही बोलता है, वैसे ही बिहेवियर करता है, उसके संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी गेन करने की कोशिश करता है। तो ये उसके फ़ायदे हैं। कम्युनिकेशन लैंग्वेज बढ़ती है, एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, आप पढ़ सकते हैं, मोटा मोटा था जो मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों। रोल प्ले हो गया। फिर आता है आपका प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड में ये होता है कि आप कोई भी स्किल है वो खेल खेल में सिखाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं मतलब अगर आपने LKG UKG नर्सरी जैसी क्लासेस पढ़ी हैं, मैंने तो नहीं पढ़ी, हमारे टाइम में नहीं थी। अगर आजकल आप देखोगे कि जो बच्चे होते हैं इनको खेल खेल में सिखाया जाता है। इनकी जो टीचर होती है वो राइम बोलती है, साथ साथ डांस म्यूज़िक वगैरह ये चलता रहता है। पिक्चर्स के थ्रू प्ले वे मेथड में, मतलब खेल खेल में सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। बच्चा देखता भी है, सुनता भी है, एक्टिविटी जो बेस होता है उसके आधार पे भी काफ़ी कुछ सीखता है। तो इसके भी काफ़ी ये फ़ायदे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। गेम वगैरह के जो हैं ये प्री सिम्बोलिक प्ले, ये अलग अलग प्रकार हैं, इनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कैसे कोलाब्रेशन होता है, कैसे गेम का इमर्जेंस होता है। फ़ायदे वही हैं कि स्टार्टिंग में वोकेबलरी लैंग्वेज वगैरह, कोऑर्डिनेशन, मोटर वगैरह डेवलप हो जाती हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब जो आपका सेकंड यूनिट है, इसका जो लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ TLM एंड ID, TLM फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो दोस्तों आपने TLM पढ़ लिया कि TLM होता क्या है, ठीक है। आपने TLM भी बहुत बनाया होगा, ऐसी बात नहीं है कि TLM नहीं बनाया आपने, ठीक है। तो TLM की अगर बात करते हैं
तो वही होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है TLM। इसको किस प्रकार से डेवलप किया जाता है, तो TLM का ये होता है मेन जो मुख्य बता देता हूँ मैं, कि TLM जो बनाते हैं वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। उसको जो सीखने लायक जो पार्ट्स होते हैं टास्क एनालिसिस में, उसके अकॉर्डिंग TLM बनाया जाता है। उसमें बच्चे का इन्वायरमेंट का, बच्चे की IQ का, लैंग्वेज का, सब चीज़ों का ध्यान रख के TLM बनाया जाता है। ये नहीं कि बच्चा इन्वायरमेंट दूसरा है और हम TLM, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बच्चा शहरी क्षेत्र का है और हमने जो TLM की लैंग्वेज वो ग्रामीण क्षेत्र की चूज की है, तो वो उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ और TLM का जो यूज है ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपकी जो सेकंड यूनिट है ये कंप्लीट हो जाती है। इंटरवेंशन वाला जो पेपर है आपका, एजुकेशनल इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज का जो पेपर है, इसमें अभी 2 यूनिट बाकी हैं जो अगली वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी, बुरी, बेकार या फिर ठीक ठाक, जैसी भी लगी आप कमेंट करके, जो भी कमी, अच्छी या जो भी लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक दोस्तों पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, और ज़िंदगी भागदौड़ भरी है तो मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।